अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। मेरा नाम सर शेरोज है और आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। अब जितने भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर सॉरी फॉर uploading the video late. Actually, I was busy in my exams, so from now updates we will upload frequently through your wishes, and please get us updates through your valuable comments in the comment section that you are been liking our video or not. So let's begin to the video। और टॉपिक हमारा आज का है, अच्छा, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्लियर? ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हम बायोलॉजी का मतलब ही अब प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी है। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज आती है। हमने पहले अगर पढ़ा होगा, पिछले वाली साइड में आपको याद होगा तो बॉटनी और जोलॉजी। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स और जोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप बोलते हो कि भाई बॉटनी से कैसे पता चलता है कि ये स्टडी ऑफ प्लांट्स है? दैट मीन्स टैनी आ रहा है ना इसमें, देख रहे हो? मैं जब छोटा था ना तो मैंने भी इसी तरह याद किया था कि इसमें ना टैनी, हम कहते हैं ना उर्दू में, टहनी है ये किसी प्लांट की, तो ये इससे याद रखो। टैनी, वो टैनी, टैनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब आ जाता है जोलॉजी में, आ जाता है जू। जू में क्या होते हैं? जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और वहां से आप याद रखोगे स्टडी ऑफ एनिमल्स। अच्छा, ये दैट्स जोक जोक्स अपार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स उनकी लाइफ में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, जो भी मुश्किलात होती हैं, या जो भी उनकी लाइफ में हिस्से होते हैं, जिनके उनके ऑर्गन्स में हिस्से होते हैं, तो आज हम उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। So, as I told you in the previous slide, that if levels of biological organization means the various levels of organization include atoms, molecules, cells, tissues, organs, organ systems, whole organisms, populations, communities, ecosystems, and the biosphere। अब आपके सामने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ठीक है, इस अंदाजा आप ये लगा सकते हैं द स्टडी ऑफ, अच्छा बेसिकली हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं फ्रॉग्स के बारे में। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखेंगे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है इकोसिस्टम लेवल, फिर रेन फॉरेस्ट से कम्युनिटी लेवल। दैट मींस दीज आर द लेवल्स व्हिच ट्रांसफर एन एनिमल टू एन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखो, हमारे कई दफा क्या होता है, मौसम के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां आती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ अगर सर्दियां आती हैं तो हमें जो है वो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर क्या होता है, और अ, फिर ड्राई वाला मौसम आता है, हम कहते हैं यार फेस ड्राई वाला, स्किन ड्राई हो रही है, तो दैट मीन्स इसी तरह ना ये एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, सबसे पहले जो इकोसिस्टम होता है रेन फॉरेस्ट में। इकोसिस्टम मुझे बेसिकली बताओ ये क्या होता है? इकोसिस्टम हमने आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि इकोसिस्टम होता क्या है, तो जल्दी से बताओ इकोसिस्टम क्या होता है? वी आर वेटिंग फॉर यू। बताएं इकोसिस्टम क्या होता है। अच्छा चले, मैं बताता हूँ। इकोसिस्टम बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी जो बताया, इकोसिस्टम बेसिकली होता ही ये है कि जो है मौसम के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस होती हैं, तब्दीलियां आती हैं, तो इस तरह जानवरों की बॉडीज के अंदर भी ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंजेस आती हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल तो पता ही होगा आपको। अरे चलिए, टाइम बचाने की चक्कर में हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल मींस कि वो जानवरों को पहले से ही मतलब थोड़ी सी आगाही मिल जाती है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होने वाली है, उनको क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट उसके बाद आता है पॉपुलेशन लेवल। उस तरह फिर पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर ऑर्गेनिज्म लेवल है, जिसमें से मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल है। उसके बाद ब्रेन का, उसके उसके ब्रेन का, फिर ऑर्गन सिस्टम। इस तरह मुझे सारी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सामने जो है वो ऑलरेडी मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं। क्लियर?
अगर हम आगे स्लाइड्स की तरफ बढ़ें तो हमारे पास आता है नंबर वन, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल मींस द मॉलिक्यूल्स, उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स क्या होता है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर दैट हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एटम्स। एटम क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको आप तोड़ते हो तो जितने टुकड़े कर दोगे, ये हमारी दुनिया बनी ही एटम से है। क्लियर हो गया? जैसे हम चौक के एग्जांपल लेते हैं, चौक को आप जितने भी टुकड़े कर दोगे, ये एक एटम में जो है वो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जितने भी छोटे 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 जितने भी एटम के आप छोटे छोटे कर दोगे ना, वो कहलाते हैं, जितने पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एटम्स। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर और नॉट? सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट स्लाइड इज द सेलुलर लेवल। the Now what is cellular level? The cell is the smallest unit of biological organization that biologists consider alive. अब एक जो सेल है, ठीक है, आपको इस डायग्राम में एक सेल दिख रहा है, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, इसी तरह हर जानदार के अंदर कोई ना कोई एक सेल होता है, जो जिसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक बायो से जरूरत होता है। आपको पता है बायो मीन्स लाइफ। अब जाहिर है एक इंसान के अंदर भी लाइफ होती है, तो दैट मीन्स ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट बायोलॉजिस्ट कंसिडर अलाइव, जिससे जो बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उसको कंसिडर अलाइव करते हैं। ठीक है, नंबर टू पॉइंट है, ऑल ट्रू सेल्स आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा सेल। एक बहुत सारे सेल जो हैं, ये देखें, आपको पिंक वाले डायग्राम में देखें तो एक सेंटर में आपको मेन डायग्राम दिख रही होगी, उसमें जो है वो ब्लैक ब्लैक जो है, ये जो सेल है बॉक्स का, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? और उसके जो चारों इर्द गिर्द जो आपको नजर आ रहे हैं राउंड अबाउट में, जो सर्कल ब्लैक से हैं, उसके ये हैं सिंपल सेल्स। क्लियर हो गया? ठीक है, ये होगा आपका मेन सेल विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, which carry out complex chemical reactions। ये अपनी तरफ जो है वो कॉम्प्लेक्स करता है केमिकल रिएक्शन एंड आर एट लीस्ट पोटेंशियल कैपेबल फॉर सेल्फ रिप्रोडक्शन। जब तक ये नहीं करेगा, अपने अंदर से कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन, तब तक ये पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है। सेकेंड मार्क इज द टिश्यू लेवल। A tissue is a group of distinct and similar cells that carry out a specific set of functions. That means ये कहना चाह रहा है कि एक टिश्यू जो है वो चार किस्म के होते हैं। क्लियर हो गया? ग्रुप ऑफ टिश्यू, जैसे जिनमें से आपका होता है एक कनेक्टिव टिश्यू, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक मसल टिश्यू, उसके बाद नर्व टिश्यू होता है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले इसकी लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू की, उसके बाद जो है वो मसल टिश्यू की, उसके बाद नर्वस टिश्यू की। ठीक है, तो ये चार जो मेन फ्लॉज हैं, ये मिलकर जो है सिमिलर सेल्स को एक फंक्शन बनाते हैं। क्लियर हो गया? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अपना काम करता है, एपिथेलियल टिश्यू अपना काम करता है, मसल टिश्यू अपना काम करता है, और इसी तरह नर्वस टिश्यू अपना काम करता है। सो द ऑर्गन लेवल। Organs are groups of tissues organized together to carry out a particular set of functions। अब organs जो हैं, एक टिश्यूज के ग्रुप होता है। क्लियर हो गया? आपका एक स्टमक है, ठीक है, उसके अंदर ये चार सेल्स होते हैं, जिसके अंदर आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद मसल टिश्यू। तो दीज आर कनेक्टेड टू मेक एन ऑर्गन्स। क्लियर? टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मैंने आपको बताया जब ये चारों सेल जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इनका अपना अपना एक फंक्शन होता है, पैरेलल फंक्शन होता है, जो कि एक ऑर्गन को फिर मूव करने में या ऑर्गन को एक काम करने में हेल्प करता है। नंबर टू, ऑर्गन्स टिपिकली हैव सेवरल काइंड्स ऑफ टिश्यू। क्लियर हो गया? अब हर ऑर्गन के पास एक अपना एक टिपिकल सेवरल काइंड ऑफ टिश्यू होता है, जिसकी मदद से वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। नंबर थ्री, organs in animals are composed of a number of different tissue types, for example the stomach।
अच्छा, ऑर्गन जैसे अगर जानवरों में अगर हम बात करें तो उनका डिफरेंट टिश्यू टाइप होता है। जैसे अगर हम उनके स्टमक की बात करें तो आप देखेंगे स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फिर नर्वस टिश्यू आते हैं, फिर ब्लड होता है, फिर कॉलुमिनर एपिथेलियम होता है। क्लियर? इन सारों सेल्स के बारे में हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज द ऑर्गन लेवल, द ऑर्गन सिस्टम लेवल। Multicellular organisms, especially animals, typically are organized into organ systems. ठीक है, अब multicellular organisms क्या होता है? अगर स्पेशली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें टिपिकली जो ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन सिस्टम, groups of organs that functions together to carry out broad sets of function. For instance, an organ system in humans is the digestive system. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें स्पेशली जानवरों में, तो वो टिपिकली जो है वो एक ऑर्गेनाइज लेवल पे होता है और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स बट फंक्शंस टुगेदर। अच्छा, अब उसमें जो है वो ऑर्गन्स का ग्रुप्स होता है। क्लियर हो गया? हर मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि हर ऑर्गन का अपना एक एक कोई ना कोई फंक्शन होता है, जिसमें से एक ब्रॉड सेट ऑफ फंक्शन होता है। अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम इंसानों की, तो उसमें खाली जो मेन ऑर्गन सिस्टम होता है वो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है सम ऑफ द ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास। अच्छा, अगर हम इंसानों की बात करें तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं? स्टमक, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन। So the next point is that organism level. The organism or individual is that level of biological organization that has its own distinct existence as a complex, self-respond reproducing unit. अगर हम एक इंडिविजुअल या एक इंसान की बात करें उसके रिप्रोडक्शन की, द ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल इज द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल, इसका एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, that has its own distinct existence as a complex self-reproducing यूनिट। अच्छा, अब आप ये डायग्राम पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? एक सेल यूनिट, फिर केमिकल मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गन के साथ डिटैच, देन फिर एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। ठीक है, दैट मींस इसका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत खुद ही रिप्रोड्यूसिंग यूनिट में होता है। नंबर टू, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स in that we are made of many highly specialized cells which cannot exist independently of other cells in the organism. दूसरी बात ये क्या कह रहा है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हमारे अंदर बहुत सारे मल्टी सेलुलर सेल्स हैं या बहुत सारे मल्टी सेल्स हैं जिससे हम बने हुए हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट, हमारे अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि अदर सेल्स के ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म अगर हम जानवरों की बात करें तो उनमें ये खुसूसियत या ये सेल्स पाए नहीं जाते। So we move to our next slide is that population level. A population is a group of freely interacting and breeding individuals of the same species. अब पॉपुलेशन क्या होता है? Excuse me, is a group of freely interacting and breeding individuals for the same species. अब population ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल इंसान से इंसान। अब इस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर इस तरह जानवरों को भी गई है। जैसे एक खास तौर पे डॉग्स का, डॉग्स के साथ वुल्फ। मैंने एग्जांपल दिया है इधर वुल्फ की। देखो, एक वुल्फ से दूसरा वुल्फ, दूसरे से तीसरा, दैट दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन and breeding individual of the same species. For example, all the bullfrogs in the pond can be considered a population of bullfrogs. इधर मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि अगर हम इस बात को और समझने के लिए समझें कि अगर एक पानी में, एक पॉन्ड में एक उसमें फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे बुल फ्रॉग्स हैं। क्लियर हो गया? तो उसमें से आपको बहुत सारे नजर आते हैं, दैट मींस दीज आर द फैमिली ऑफ द बुल फ्रॉग्स। In other words, these are the population of bullfrogs. Typically, populations are subdivided into smaller groups. अब जो population है ना वो और मजीद smaller groups में divided है। वो कौन कौन सी? A pack of wolves, pride of lions, colony of ants। ये तीन एग्जांपल जो है वो मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें से एक डायग्राम भी आपके सामने रखी है।
प्राइड ऑफ लाइन्स, कॉलोनी ऑफ एंड्स, ये इसकी मेन बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। अभी अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है कम्युनिटी लेवल। A community is all the population of different species living and interacting together in a distinct area. For example, all the species in a pond. अब कम्युनिटी क्या होती है इज कम्युनिटी इज ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब कम्युनिटी होती है अगर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, अब उनकी भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मजीद समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए अगर हम डॉग ब्रीड के एग्जांपल ले, आपने देखा है बहुत सारी ब्रीड्स होती है लेकिन होते तो वो डॉग्स ही है ना। क्लियर हो गया। अगर हम इसको और मजीद समझने के लिए एक और एग्जांपल लें तो अगर हम शेर एग्जांपल लेते हैं तो शेर फैमिली बहुत सारी, चीता आ गया, चीता के पास बिल्ली है, ठीक है। तो उनकी जो है वो पॉपुलेशन तो है लेकिन वो अब एक सबकी एक कम्युनिटी है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग टुगेदर इन अ डिस्टिंक्ट एरिया, एक खास मखसूस एरिया में। मैंने एग्जांपल ली है ऑल द स्पीशीज इन अ पॉन्ड। अब आप एक पॉन्ड में देखते हो, बतख भी है, आपके पास फिश भी है। तो जो है ये सारी स्पीशीज जो है वो एक कम्युनिटी से हैं, पानी के अंदर रहती हैं तो एक कम्युनिटी, एक ही पॉपुलेशन हुआ तो फिर लेकिन कम्युनिटी डिफरेंट हुई। क्लियर। तो बेटे आज अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, विच इज इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स को हम बायोम्स भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम्स या बायोम्स क्या होते हैं। इकोसिस्टम्स आर distinguishable groups of species and the abiotic non-living components of the environment with which the living creatures interact. Examples of ecosystems include forests, prairies, deserts. अब आप देख रहे हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम्स आर डिस्टिंग्विशेबल ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज। इकोसिस्टम एक खास या एक अलग किस्म के स्पीशीज होते हैं जो कि नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स में पाए जाते हैं, जिसके दरमियान विद विच द लिविंग क्रिएचर्स इंटरैक्ट, जिनके साथ जो है वो लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट होते हैं। एग्जांपल कौन कौन, जैसे फॉरेस्ट या पेरिस या जब वो नॉन लिविंग थिंग्स जिनके साथ लिविंग थिंग्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उनको हम इकोसिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें से आप एग्जांपल फॉरेस्ट, पेरिस या डेजर्ट इज ऑल क्लियर। The last and final one is biosphere. The biosphere is the region on, below, and above the Earth's surface where life exists. Living things can be found well into the atmosphere, the deepest part of the ocean, and at least in some areas, microbes live in rock several kilometers below the surface of the earth. अब biospheres क्या होता है? The biospheres is the region on below। अब बायोस्फीयर जो होता है वो एक रीजन होता है या एक सरफेस कह लो आप, जो कि बिलो, जो कि नीचे और ऊपर के अब अर्थ के जो बिलो जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है और ऊपर का जो हिस्सा है, उस जिधर जिंदगी जो है, जिधर लाइफ बसती है, ठीक है, जिधर जिंदगी बसती है। लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड वेल इन दी इनटू द एटमॉस्फेयर, जिधर लिविंग थिंग्स जो है वो एक खास एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन एंड एटलीस्ट इन सम एरियाज, अगर अगर आप ओशन के डीपेस्ट पार्ट में देखें तब भी वहाँ जिंदगी पाई जाती है, और अगर आप कुछ ड्राई एरिया में देखें तो हम ह्यूमन बींग्स इस तरह के लाइफ, इस तरह के जो है वो लिविंग थिंग्स जो है वो पाई जाती हैं। एंड एटलीस्ट इन सम एरियाज माइक्रोब्स लिव इन रॉक सेवरल किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब कुछ जो है वो एक कीड़े भी होते हैं जो कि ज़मीन के पत्थरों के नीचे भी रहते हैं। तो ये these are called the biosphere, that means the living things which live in the different areas या different surface of the earth, uh, if it is below or above the earth. So this is called the biosphere.